हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माय वीडियोस। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आज हम लोग क्लास 11 चैप्टर 3 माइक्रो इकोनॉमिक्स डिमांड का पार्ट 1 आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए डियर, सबसे पहले हम आपके साथ डिस्कस करेंगे आज की जो सेक्शन है, दैट इज पार्ट 1। उसमें हम आपके साथ डिमांड का मीनिंग डिस्कस करेंगे और उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या होते हैं। डेफिनेटली आपको पता है कि जो डिमांड प्रोस्पेक्ट है वो कस्टमर के प्रोस्पेक्ट से करा जाता है। आगे आने वाले चैप्टर्स में आप प्रोड्यूसर के प्रोस्पेक्ट से भी चीजें पढ़ेंगे, लेकिन आपने इससे पहले वाला चैप्टर पढ़ा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, वो भी कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से था। डिमांड तो डेफिनेटली कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही है। तो अगर आपसे पूछा जाए एक जनरल लैंग्वेज में कि डिमांड क्या होती है, तो लोग कहते हैं कि मुझे ये चीज चाहिए, यानी इच्छा, हाँ ये चीज मुझे चाहिए, तो ये उनकी डिमांड होती है। लाइक अगर वो कहते हैं कि हमें ये आइसक्रीम चाहिए तो वो डिमांड है। तो डियर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी भी चीज की डिजायर कर लेना डिमांड कहलाती है। डिमांड एक अच्छा सा कंसेप्ट है। अगर आप इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू में समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि डिमांड कब बनती है, यानी डिजायर कब जाके डिमांड क्रिएट होती है। तो हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले अगर आप किसी भी चीज की विश रखते हैं, यानी आपके पास किसी भी चीज को परचेज करने की डिजायर है, सिर्फ डिजायर करने से वो चीज डिमांड नहीं बनती। दिस इज वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ डिमांड कि ठीक है जी, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अब एक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूं कि मुझे अपना पर्सनल एयरक्राफ्ट चाहिए, तो दिस इज नॉट पॉसिबल क्योंकि मेरे पास इतना मनी नहीं है। तो सिर्फ डिजायर करना डिमांड नहीं होता, कभी भी डिजायर आपकी डिमांड नहीं हो सकती। तो डिजायर है या विश है, वो तब तक डिमांड नहीं बनती जब तक उसमें और एलिमेंट ऐड नहीं होते। तो और कौन से एलिमेंट का होना जरूरी है? आपने किसी भी चीज की विश करी या आपकी डिजायर है कि आप उस प्रोडक्ट को बाय करो या उस कमोडिटी को खरीदो। अगर आपके पास उस कमोडिटी को खरीदने की एबिलिटी भी है, जिसको कहते हैं परचेजिंग पावर, यानी आपके पास मनी टर्म्स में पैसे भी हैं उसको खरीदने के लिए। यानी अगर ठीक है, अगर मैं पर्सनल एयरक्राफ्ट परचेज करना चाहती हूं अपने लिए और मेरे पास उसे खरीदने के पैसे भी हैं, तो सेकंड एलिमेंट भी आ गया। लेकिन सिर्फ इन दोनों एलिमेंट के जुड़ने पर भी डिमांड नहीं बनती। यस, अब फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई फोन पसंद आता है और मुझे वो फोन परचेज करना है, तो अगर मैं कह रही हूँ कि यार मेरा फोन खरीदने का बड़ा मन है, ये जो सैमसंग का फोल्डेबल फोन है ये मेरा बड़ा मन है, मैं इसे परचेज करूं, इट्स ओनली अ डिजायर, इट्स ओनली अ विश। सेकेंड थिंग, अगर मेरे पास वाकई में उसे परचेज करने के लिए पैसे हैं, दैट इज अ परचेजिंग पावर, स्टिल इट इज नॉट अ डिमांड। अच्छा जी, डिमांड कब होती है फिर? भाई मेरे पास पैसे भी हैं और मैं खरीदना भी चाहती हूँ, फिर क्या दिक्कत है? अगर आपके पास पैसे भी हैं और आप खरीदने की इच्छा भी रखते हो, बट आप स्पेंड नहीं कर रहे उस पर, दैट मीन्स यू आर नॉट रेडी टू स्पेंड, तब तक वो डिमांड नहीं बनेगी। यानी जब तक ये तीन एलिमेंट्स इकट्ठे नहीं होते तब तक आपके पास डिमांड नहीं बनती। यानी अगर वाक्य में मैं उस फोन पर पैसा खर्च करना चाहती हूं, तभी वो मेरी डिमांड बनेगी। सिर्फ पैसे होने से या डिजायर करने से वो प्रोडक्ट आपकी डिमांड नहीं बन सकता। यानी डिमांड होने के लिए जरूरी है कि आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिजायर रखते हो, यानी आप उसे खरीदना चाहते हो, खरीदने की क्षमता भी है आप में, यानी एबिलिटी भी है परचेज करने की, स्टिल इट इज नॉट डिमांड। ठीक है, मैंने कोई प्रोडक्ट देखा या ड्रेस देखी मार्केट में, ठीक है, और मुझे अच्छी लग रही है वो ड्रेस, यार बड़ी अच्छी है, और मैंने उसका प्राइस पूछा, 1200 की ड्रेस है, ठीक है, मेरे पास पैसे हैं, मेरे पर्स में आराम से 1200 आसानी से निकल जाएंगे, परचेजिंग पावर भी है, स्टिल मैं रेडी नहीं हूं उसको स्पेंड करने के लिए। मुझे लगता है यार बड़ी सारी मॉडर्न ड्रेसेस पड़ी है, क्या करना है इसको परचेज करके, रेडी टू स्पेंड इज नॉट देयर। और जब तक ये तीनों एलिमेंट नहीं होते तब तक डिमांड नहीं होती है ना। कई लोग आपको कह देते हैं हाँ तुम तो सिर्फ देखने के लिए आई हो, तुम्हें कुछ खरीदना नहीं, ऐसे तो मेरा टाइम वेस्ट कर रही हो। इट्स लाइक दैट कि आपके पास डिजायर है कि आप ठीक है ये भी लेना चाहते हो, वो भी लेना चाहते हो, वो तो कभी इंसान की खत्म हो ही नहीं सकती, खरीदने के लिए पैसे भी हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता है यार अभी स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे शूज हैं ऑलरेडी मेरे पास, घर में बड़े सारे शूज पड़े हैं, क्या करना है एक और शूज परचेज करके, राइट। तो ये आपके पास तीन कंपोनेंट जब मिलते हैं डियर, तब आपके पास डिमांड बनती है। तो सिर्फ और सिर्फ किसी भी चीज की विश करना या किसी चीज की डिजायर करना, इट्स नॉट अ डिमांड इन इकोनॉमिक्स। और भी ब्रॉडर टर्म्स में अगर आपके साथ डिस्कस करें तो इसमें दो तीन एलिमेंट और जुड़ जाते हैं। जब आप किसी भी कमोडिटी की यानी किसी भी सामान की आप कह सकते हैं जब डिमांड करते हैं, तो बहुत जरूरी है कि आप उसकी पर्टिकुलर क्वांटिटी बताइए। पर्टिकुलर क्वांटिटी मतलब एग्जैक्ट क्वांटिटी, ठीक है। आप ये भी बताइए कि आपको किस प्राइस वाली क्वांटिटी चाहिए, यानी पर्टिकुलर प्राइस भी बताइए, ठीक है, और टाइम भी।
तो ये 3 एलिमेंट का होना भी जरूरी है आपके पास एक डिमांड को क्रिएट करने के लिए। एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। आपने डोमिनोज वाले को कॉल किया, आपने कहा जी मुझे पिज्जा भेज दो, मुझे पिज्जा भेज दो, और फोन रख दिया। क्या आपकी डिमांड कंप्लीट हुई? नहीं। आपने उसे बताया ही नहीं कितने पिज्जा, आपने उसको ये भी नहीं बताया कौन से प्राइस वाले पिज्जा, आपने उसको ये भी नहीं बताया कि कब तक आपको डिलीवर करना है। तो ना तो आपने पर्टिकुलर क्वांटिटी मेंशन करी, ना आपने पर्टिकुलर प्राइस, ना आपने उसको पर्टिकुलर टाइम बताया कि किस टाइम तक आपको पहुंचना है। आपको शाम को पार्टी है घर में, उस टाइम पर आपको चाहिए पिज्जा, पर आप ऑर्डर पहले से दे रहे हो उनको। तो डिजायर भी थी, ठीक है, आप पिज्जा परचेज करना चाहते हो, खरीदने के लिए पैसे भी थे और आप स्पेंड करने को भी तैयार थे, बट इन तीनों एलिमेंट का होना भी बहुत जरूरी है। चलिए अब फिर से हमने कॉल करी और कहा कि एक काम करिएगा भैया 5 पिज्जा भेज दीजिएगा, फोन रख दिया। क्या अभी भी आपकी डिमांड कंप्लीट हुई? नहीं हुई। क्यों? आपने उसे ये नहीं बताया कौन से प्राइस वाले पिज्जा, बिकॉज अगर आप डोमिनोज की बात करेंगे तो अलग अलग रेट्स के पिज्जा उनके पास अवेलेबल हैं, ठीक है ना। फिर आपने कॉल किया, आपने उनको कहा कि 5 पिज्जा भेज दीजिएगा, जो 49 रुपीज का एक पिज्जा आता है उस पर ये वाली टॉपिंग्स लगाकर आप भेज दीजिएगा, ठीक है। अब पिज्जा वाले को ये लगा कि भाई विद इन 30 मिनट जो हम लोगों का टाइम होता है उस ड्यूरेशन पे उसने आपको पिज्जा डिलीवर कर दिए। अब आप कह रहे हो जी मुझे तो नहीं चाहिए था, कह रहे आपकी विश नहीं हो रही उसको परचेज करने की। क्यों? बिकॉज आपकी पार्टी तो शाम को थी, आपने सिर्फ उनको ये कहा था कि सर मेरा पहले से ऑर्डर लिखकर दे दो और मुझे शाम तक पहुंचा देना, बट आपने क्या ये चीज उनको मेंशन करी? नहीं मेंशन करी। तो आपने पर्टिकुलर टाइम नहीं बताया कि किस टाइम तक आपको वो चीज चाहिए। अब एक और बार कॉल करते हैं और बताते हैं कि हमें 5 पिज्जा चाहिए, ये टॉपिंग्स चाहिए, 49 रुपीज वाले पिज्जा चाहिए और मुझे शाम को 6 बजे तक ये पिज्जा चाहिए। यहां पर आपके पास कंप्लीट डिमांड के कंपोनेंट्स हो जाते हैं डियर। तो अगर देखें तो जो डिमांड है वो इन 6 कंपोनेंट का मिक्स है, यानी डिमांड कितनी ब्रॉड टर्म है। जिसे हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में कह रहे थे यार अगर मैं ये खरीदना चाहती हूं तो ये मेरी डिमांड है। नहीं, इट्स नॉट योर डिमांड। डिमांड होने के लिए डिजायर डेफिनेटली फर्स्ट स्टेप है। उस डिजायर को कंप्लीट करने के लिए आपके पास परचेजिंग पावर होनी चाहिए, यानी खरीदने की क्षमता होनी चाहिए। सिर्फ इतने से भी बात नहीं बनती, आप सच में उस पर पैसा खर्च भी करना चाहते हो। फिर आप ये बताओ कि आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए, किस प्राइस की क्वांटिटी चाहिए और किस टाइम पर आपको वो प्रोडक्ट डिलीवर करना है। तो ये सब सारी चीजें जब बनती हैं, इकट्ठी होती हैं, तब जाके आपके पास बनता है डिमांड। आई होप आपको डिमांड एक जनरल लैंग्वेज में समझ में आ गया हो। अब हम बात करते हैं उसका मीनिंग का, जो बुक में मेंशन है। तो आप देखिए, डिमांड इज द quantity of a commodity that a consumer is willing and able to buy at a possible price at a particular time। तो आपको जो कंपोनेंट हमने डिस्कस करे थे आपको यहाँ हाईलाइटेड करके आपको पता चल जाएगा। तो डिमांड वो क्वांटिटी है कमोडिटी की जो कंज्यूमर खरीदना चाहता है, खरीद सकता है, और वो उसका पर्टिकुलर प्राइस और किस ड्यूरेशन में उसको भेजना है वो क्लियरली मेंशन करता है। तो डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग and able to buy at a particular price at a particular time also. You can mention this line also. So I hope what is demand, it is clear. Now next question is determinant and the factor affecting demand. यानी अगर आप एक कस्टमर हैं और आपकी किसी भी, तो हमारे पास ये भी हमें डिस्कस करना है कि कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जो एक डिमांड करने वाले कस्टमर को अफेक्ट करती हैं। लाइक कौन सी ऐसी चीजें होती है जिससे वो अपनी डिमांड बढ़ाता है या कम करता है। तो उन्हीं को बोलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड या डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड। आप एक डिमांडर हैं, किसी भी चीज की डिमांड करते हैं तो आपकी डिमांड फ्लक्चुएट होती रहती है। कभी आप बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हैं या कभी कम कर रहे हैं। तो जो ऊपर नीचे चेंजेस आते हैं ये किन बातों पे डिपेंड करते हैं, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी डिमांड को फ्लक्चुएट करते हैं, उन्हीं को डिस्कस करेंगे हम इस टॉपिक के अंदर। दैट इज डिटरमिनेंट एंड फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। पहला है डियर प्राइस ऑफ अ गिवन कमोडिटी। कोई भी कमोडिटी आप परचेज करते हैं तो डेफिनेटली सबसे पहले आप उसका प्राइस पूछते हैं, राइट। आप मान लीजिए कोई भी कमोडिटी बाय कर रहे हैं, कोई भी, चाहे वो मिल्क है, चाहे वो आपके पास डेली लाइफ की चीजें हैं, चाहे वो कोई भी और चीज है। अगर आप जो भी प्राइस अभी पे कर रहे हैं अगर उसका प्राइस पहले के मुकाबले बढ़ जाता है तो आप उसकी डिमांड क्या कर देंगे, कंपैरेटिवली कम कर देंगे, ठीक है जी। और अगर आपके पास प्राइस कम हो जाता है तो जर्नल फिनोमिना है कि आप उसकी डिमांड क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो डियर देखिए इसमें कमोडिटी को डिवाइड करा गया है। लाइक अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई नेसेसिटी कमोडिटी है और उसका प्राइस बढ़े या घटे
तो आपकी डिमांड में कोई चेंज नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल अगर मानने के लिए ले लेते हैं कि नमक, अब अगर नमक का प्राइस बढ़ जाता है तो क्या आप उसकी डिमांड कम कर देंगे? नहीं यार, नमक तो सब्जी में हर चीज में हमें जरूरी चाहिए। इसी तरीके से अगर नमक का प्राइस गिर जाता है तो क्या आप 2 की जगह 4 थैली नमक की लाने लग जाएंगे? नहीं। तो नेसेसिटी कमोडिटी में आपको देखने को नहीं मिलता, पर हम ये यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहते बिकॉज ये एक्सेप्शन पॉइंट में आता है, पर कई बुक में मेंशन है। तो हम आपको सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि हम जो यहाँ पर कमोडिटी डिस्कस कर रहे हैं वो भी नॉर्मल कमोडिटी डिस्कस कर रहे हैं, राइट? नॉर्मल कमोडिटी। अगर आपके पास नॉर्मल कमोडिटी, ना तो ये आपकी नेसेसिटी है, ठीक है, ना ही ये लग्जरी है, नॉर्मल कमोडिटी है जो आपको चाहिए, और इन कमोडिटीज की डिमांड फ्लक्चुएट कर लेते हैं आप आसानी से। जैसे प्याज है, अगर प्याज के प्राइस बढ़ जाते हैं तो थोड़ा बहुत हम सब्जी में कम इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, राइट? टमाटर है या और भी चीजें हैं, मिल्क है, अगर लग रहा है कि महंगा हो रहा है ज्यादा तो हम उसका थोड़ा डिमांड कम कर देंगे। और भी लाइफ में ऐसी चीजें आप यूज करते हैं जो नॉर्मल कमोडिटी कहलाती हैं, यानी अगर आप उन्हें ना परचेज करें तो वो नेसेसिटी नहीं है आपकी लाइफ की और लग्जरी भी नहीं है। तो नॉर्मल कमोडिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर नॉर्मल कमोडिटी के केस में अगर आप कोई भी कमोडिटी परचेज कर रहे हैं और उसका प्राइस पहले के मुकाबले, यानी जिस प्राइस पर आप उस कमोडिटी को ले रहे हैं, अगर वो बढ़ जाता है तो आप उसकी डिमांड कंपैरेटिवली क्या कर देंगे? कम कर देंगे। यानी अगर मान लीजिए आप 2 kg प्याज ले रहे थे या अनियन ले रहे थे, जनरली आप एक दिन में, या एक दिन में बहुत ज्यादा हो जाएगा, चलिए मान लीजिए 4 दिन में आप 2 kg प्याज ले लेते हैं। प्याज आपको मिलता है 30 रुपए पर केजी, ये आपका नॉर्मल प्राइस था। अगर आपका प्राइस जो है 30 रुपए से 50 रुपए पर केजी हो जाए, 1 केजी का प्राइस आपका 20 रुपए के करीब करीब बढ़ गया, तो आप कंपैरेटिवली जितने प्याज लेते थे या अनियन लेते थे उससे कम कर देंगे। ठीक है जी, आप देखते हैं डेली लाइफ में भी मदर्स ऐसे करती हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें कि अगर इसका प्राइस कम हो जाए, यानी अगर आपको प्याज और सस्ता मिलने लग जाए तो यार थोड़ा और बढ़ा देंगे। ठीक है जी, तो आपके पास सबसे पहला पॉइंट है प्राइस ऑफ अ गिवन कमोडिटी। व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस, और हम नॉर्मल कमोडिटी की बात कर रहे हैं, व्हेन प्राइस ऑफ अ गिवन कमोडिटी इंक्रीजेस, जनरली आप देखेंगे कि डिमांड डिक्रीज हो जाती है। और अगर प्राइस डिक्रीज हो जाता है तो डिमांड क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। यानी प्राइस में, यानी जो कि फैक्टर है डिमांड को अफेक्ट करने वाला, और डिमांड, इनमें कैसा रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप है, या जिसको हम कहते हैं नेगेटिव रिलेशनशिप है। ठीक है जी, कैसा रिलेशनशिप है? प्राइस और डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप। क्यों? एक एरो ऊपर की तरफ और एक एरो नीचे की तरफ आ रहा है, यानी अगर प्राइस बढ़ाओगे तो डिमांड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो सबसे पहला फैक्टर प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी, यानी जो भी कमोडिटी आप बाय कर रहे हैं, अगर उसका प्राइस बढ़ जाता है तो आप उसकी डिमांड कम कर देंगे, और अगर उसका प्राइस कम हो जाता है तो आप डिमांड बढ़ा देंगे। दैट मीन्स देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप। अब अगर आपने इस पॉइंट को लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? When price of a commodity is increases, demand decreases, and price decreases, demand increases. This shows there is inverse relationship between price and demand. That's it. ये आपकी explanation हो गई डियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब मान लीजिए कि जो कमोडिटी आप बाय कर रहे हैं उसके प्राइस में तो कोई चेंज नहीं आया, लेकिन उससे जुड़ी हुई जो रिलेटेड गुड्स हैं उनके प्राइस में बदलाव आ गया। दिस पॉइंट सेज प्राइस ऑफ द अदर गुड्स, मतलब जो कमोडिटी आप बाय कर रहे थे उसके प्राइस में तो कोई बदलाव नहीं आया, उसका प्राइस वहीं का वहीं है, लेकिन जो उससे रिलेटेड गुड्स हैं उनके प्राइस में बदलाव आ गया। अब ये रिलेटेड गुड्स कौन से होते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड और कॉम्प्लीमेंट्री गुड। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं? दोज गुड्स विच आर यूज्ड, दोज गुड्स which are used in place of each other, यानी जिसका इस्तेमाल एक की जगह दूसरे का इस्तेमाल किया जा सकता है। दैट इज व्हाट सब्स्टिट्यूट गुड्स। कुछ बुक के एग्जांपल देंगे, कुछ अपने आप से आप सोचिएगा। तो बड़े सारे एग्जांपल्स हैं इसमें। पेप्सी एंड कोक, भाई काली काली ही होती है, हाँ थोड़ा बहुत फर्क होता है, गैस का फर्क होता है, लेकिन अगर मान लीजिए आपको कोक पीने का मन है और कोक नहीं मिल रही है, आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं और ढाबे पर हैं, आपको ऑरेंज वाली नहीं पसंद है, तो आपको वो कहता है भाई पेप्सी है, पेप्सी चलेगी, तो आप कहेगा ठीक है यार दे दो। ठीक है, तो दीज आर सब्स्टिट्यूट्स जिन्हें एक की जगह दूसरे का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आप बॉल पेन से लिख रहे थे, एकदम से बॉल पेन की इंक खत्म हो गई, आपके पास जेल पेन पड़ा है, काम तो लिखने के ही आएगा ना, तो बॉल पेन और जेल पेन सब्स्टिट्यूट हो गए आपके पास। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, मोबाइल डेटा और वाईफाई, भाई नेट ही चलाना है तो आज के टाइम में आप इन्हें भी सब्स्टिट्यूट कह सकते हैं कहीं ना कहीं। तो एक आपके पास अभी हमने आपको बताया मोबाइल डेटा या फिर वाईफाई, इसके अलावा डेस्कटॉप,
या आपके पास लैपटॉप, ठीक है जी। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आप अपने डेली लाइफ से सोच सकते हैं जो एक की जगह दूसरे का इस्तेमाल करा जाता है। टी और कॉफी, हाँ कॉफी पीने का मन था, नहीं मिल रही है, चलो जी टी पी लेते हैं। हाँ डेफिनेटली फर्क होता है, हम ये नहीं कह रहे कि फर्क नहीं होता, बट कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूट होते हैं। सिमिलरली अगर डोमिनोज का पिज्जा नहीं मिल रहा और पिज्जा खाने का बहुत मन है तो यार पिज्जा हट का पिज्जा खा लो। तो डोमिनोज का पिज्जा और पिज्जा हट का पिज्जा, दे आर ऑल्सो सब्स्टिट्यूट, राइट। डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल डेटा, वाईफाई, पेप्सी, कोक, टी, कॉफी, दे आर ऑल सब्स्टिट्यूट्स, यानी जिनका इस्तेमाल एक की जगह दूसरे का किया जा सकता है। यानी अगर एक चीज नहीं मिल रही तो दूसरी चीज आप कहीं ना कहीं ले सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर डिमांडेड टुगेदर, यानी ये वो कमोडिटीज हैं जिनकी एक साथ डिमांड करी जाती है। दोज गुड्स विच आर डिमांडेड टुगेदर, यानी सब्स्टिट्यूट वो होते हैं जिनका एक की जगह दूसरे का इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। ईच अदर, यानी एक की जगह दूसरी चीज चल सकती है। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो हैं जो साथ में डिमांड करे जाते हैं। जैसे कि जनरली आप बुक में देखेंगे तो कहा जाएगा कार और पेट्रोल, या आजकल आप कार और सीएनजी भी बोल सकते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें पेन एंड कॉपी साथ में चाहिए, ठीक है ना। जब तक आपके पास लिखने के लिए पेन नहीं है तो आप क्या करेंगे? बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कॉम्प्लीमेंट्री के। लाइक फॉर एग्जांपल आज के टाइम में फिर से मजेदार, जैसे कि हमने बताया मोबाइल डेटा और वाईफाई। सिमिलरली मोबाइल एंड चार्जर आर कॉम्प्लीमेंट्री, राइट। मोबाइल और चार्जर कॉम्प्लीमेंट्री हो गया कि दोनों चीजें चाहिए, या फिर आप ये भी कह सकते हैं मोबाइल एंड वाईफाई ऑल्सो, क्लियर। तो ये आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के एग्जांपल हो गए। और भी बहुत सारे हैं, लेफ्ट शू, राइट शू आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, ठीक है। और भी आप खुद अपने डेली लाइफ में बहुत सारे जो है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के एग्जांपल देख सकते हैं। आप भी खुद सोचिए कि क्या क्या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के एग्जांपल हो सकते हैं। पिज्जा एंड केचप और ये सब चीजें ऐसे ही, पिज्जा के साथ पिज्जा बेस उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री है। वैसे बहुत सारी चीजें हैं डियर जो आप डेली लाइफ में देखते हैं और जो एक साथ डिमांड करी जाती हैं। जनरली जिनकी डिमांड आपको एक साथ चाहिए, जिनके बिना आप उन चीजों को कंप्लीट नहीं कर सकते। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स वो हुए जिसे एक की जगह दूसरे का इस्तेमाल करा जा सकता है, जैसे पेप्सी, कोक, मोबाइल डेटा, वाईफाई, डेस्कटॉप, लैपटॉप, या आपके पास ब्लू बॉल पेन है या जेल पेन है आपके पास। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से हुए? जिनकी डिमांड एक साथ करी जाती है, जैसे कार और पेट्रोल है, पेन और कॉपी है आपके पास। और आप कह सकते हैं लाइक जैसे हमने आपको बताया मोबाइल डेटा और मोबाइल और चार्जर है आपके पास। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी जिनकी डिमांड साथ में करी जाती है। जैसे हमने आपको लेफ्ट शू, राइट शू दिया, तो ये भी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, यानी एक साथ जिनकी डिमांड करी जाती है, क्लियर। अब हम ये बात करना चाहते हैं कि अगर इन दोनों में से किसी गुड का प्राइस चेंज होता है तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा। प्लीज इस बात को ध्यान से समझिएगा कि हमारी कमोडिटी को यहां पर ध्यान देना है। फॉर एग्जाम्पल हम फर्स्ट पॉइंट से दोबारा डिस्कस करते हैं कि मेरा पिज्जा का बिजनेस है, मैं पिज्जा शॉप चलाती हूँ, ठीक है। और अगर मान लीजिए पिज्जा का प्राइस जो है वो बढ़ा दिया जाता है तो पिज्जा की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और अगर मैं जो पिज्जा बेच रही हूं उसका प्राइस कम कर दूं तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ठीक है। अब सेम मेरा पिज्जा का बिजनेस है, लेकिन मैंने पिज्जा के प्राइस में कोई चेंज नहीं करा, लेकिन सब्स्टिट्यूट वाले ने, यानी मेरे अगर मान लीजिए मेरे पिज्जा का कोई भी नाम है, एबीसी पिज्जा हट है मान लीजिए, और एक XYZ पिज्जा हट चल रहा है आपके पास, ठीक है। अब मैंने अपने प्राइस में कोई चेंज नहीं करा, लेकिन जो ये पिज्जा वाला है इसने अपने पिज्जा का प्राइस कम कर दिया, और लोगों को लगता है यार इसका पिज्जा और इसका पिज्जा मोर और लेस सेम है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर आते थे क्योंकि पुरानी शॉप है फॉर एग्जाम्पल। अब मान लीजिए कि जो मेरा सब्स्टिट्यूट है, लाइक यहाँ पे भी पिज्जा बनता है, यहाँ पर भी, तो ये पिज्जा या ये पिज्जा, जैसे हमने आपको बताया डोमिनोज का पिज्जा और पिज्जा हट का पिज्जा, आप सब्स्टिट्यूट कह सकते हैं। कई लोग कहते हैं नहीं नहीं वो तो डियर देखिए एकदम अलग बात है ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी सब्स्टिट्यूट समझाने के लिए हम जरूर उसे लेंगे। मुझे खुद फर्क लगता है कि डोमिनोज का पिज्जा मैं ज्यादा प्रेफर करूंगी अगर मैं पिज्जा हट की बात करूं। सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है, राइट। तो आपके पास देखिए मैंने कोई प्राइस में चेंज नहीं करा, फर्स्ट पॉइंट में तो मैंने प्राइस में चेंज करा था। मान लीजिए कि मैंने प्राइस में चेंज करा ही नहीं, फिर भी मेरी डिमांड कम हो रही है, क्यों? इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। अगर सब्स्टिट्यूट वाला अपना प्राइस कम कर देता है, सब्स्टिट्यूट वाला अपना प्राइस कम कर देता है, तो मेरे प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई, देखो, जबकि मैंने अपने प्राइस में कोई चेंज नहीं करा। सिमिलरली अगर सब्स्टिट्यूट वाला अपने पिज्जा का प्राइस बढ़ा देता है तो मेरे प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ऐसा क्यों? अगर उसका प्रोडक्ट सस्ता हो गया तो मेरे कस्टमर उसकी तरफ चले गए, इसलिए डिमांड कम हो गई। और अगर उसने अपना प्राइस बढ़ा दिया
तो उसके कस्टमर मेरी तरफ आ गए। आज जब आपके पास लॉकडाउन के दौरान वाईफाई की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो फॉर एग्जांपल आपके पास एक डेन का वाईफाई है, ठीक है, और एक एयरटेल का वाईफाई है, ठीक है, एयरटेल का आपके पास वाईफाई है। अब आप देखिए, अगर मान लीजिए डेन वालों ने अपने प्राइस में कोई चेंज नहीं करा, एयरटेल वालों ने अपना प्राइस बढ़ा दिया वाईफाई का, ठीक है, तो डेन वालों की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इज इट ओके? दे आर सब्स्टिट्यूट, यस। और अगर एयरटेल वालों ने अपने वाईफाई की सर्विसेज का प्राइस कम कर लिया क्योंकि वो सस्ता हो गया, तो हमारे कस्टमर उस तरफ चले जाएंगे, यानी डेन के कस्टमर्स डिमांड क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो देखिए, आपने अपने प्रोडक्ट के प्राइस में कोई चेंज नहीं करा, यानी हम अपने प्रोडक्ट के प्राइस में कोई बदलाव नहीं कर रहे। स्टिल जो आपके सब्स्टिट्यूट हैं, यानी जो आपकी जगह पर इस्तेमाल करे जा सकते हैं, लोगों की नजर में ऐसा है कि अगर ये नहीं तो वो सही, ठीक है, तो अगर वो लोग अपने प्राइस में बदलाव करते हैं तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ये आपके पास एक और पॉइंट है। इसी में कॉम्प्लीमेंट्री गुड ले लेते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या होते हैं डियर? जो गुड्स एक साथ डिमांड करे जाते हैं। तो जनरली इसको ऐसे समझाया जाता है कि अगर मान लीजिए कि पेट्रोल का प्राइस मार्केट में बढ़ जाता है, तो जो पेट्रोल कारें हैं उनकी बिक्री कम हो जाएगी। ऑब्वियसली सीएनजी कारें लोग ज्यादा खरीदेंगे, है ना। अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाता है तो पेट्रोल के कारों की डिमांड कम हो गई, जबकि कार डीलर ने कोई प्राइस चेंज नहीं करा था। देखिए, समझने की कोशिश करिएगा, यहां पर हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी प्रोडक्ट होल्डर था उसने अपने प्राइस में कोई चेंज नहीं करा, फिर भी उसकी डिमांड कम हो गई। क्यों? उसके रिलेटेड गुड के प्राइस की वजह से उसकी डिमांड में फर्क आ गया। यही आपके पास पॉइंट। तो अगर मान लीजिए कि कार डीलर ने अपने प्राइस में कोई चेंज नहीं करा, कारें उतनी ही मिल रही हैं जितने की हैं, लेकिन जो पेट्रोल है वो महंगा हो गया। अगर पेट्रोल महंगा हो गया तो जो कार पेट्रोल वाली हैं उनकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर पेट्रोल मार्केट में सस्ता हो गया तो ऑटोमेटिकली कारों की डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई, इवन इफ आपने कार के प्राइस में कोई चेंज नहीं करा। क्लियर है मेरी बात? तो सब्स्टिट्यूट गुड और कॉम्प्लीमेंट्री गुड, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। यानी यहां पर ऐसा है कि मैंने अपने प्रोडक्ट का प्राइस चेंज करा भी नहीं, फिर भी। चलिए, आप कहेंगे मैम वो आपने पिज्जा वाला एग्जांपल लिया था, वही वाला एग्जांपल कंटिन्यू कर दीजिए। ठीक है जी। तो यहां पर क्या था, मैंने अपने पिज्जा का प्राइस बढ़ा दिया था तो डिमांड कम हो गई थी, और अगर पिज्जा सस्ता कर दिया था तो डिमांड बढ़ गई थी। यहाँ पर क्या हुआ था कि मैंने अपने पिज्जा में कोई चेंज नहीं करा था, बट मेरा जो सब्स्टिट्यूट वाला था उसने प्राइस कम ज्यादा करा, उससे मुझे फर्क पड़ा। ठीक है, क्या फर्क पड़ा, कैसा रिलेशनशिप देखने को मिला? अगर मेरे कॉम्पिटिटर ने, यानी जो मेरा सब्स्टिट्यूट था, उसने प्राइस कम करा तो मेरी डिमांड भी कम हो गई। उसने प्राइस बढ़ाया तो उसके कस्टमर मेरी तरफ आ गए, मेरी डिमांड बढ़ गई। तो कैसा रिलेशनशिप आपको देखने को मिल रहा है? डायरेक्ट रिलेशनशिप या पॉजिटिव रिलेशनशिप इसे कहते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री भी काम करते हैं। ऐसे कोई एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए, पिज्जा बनाने के लिए पिज्जा बेस चाहिए मुझे। अब मान लीजिए जहां से भी मैं पिज्जा बेस परचेज करती हूँ, उन पिज्जा बेस वालों ने अपना प्राइस बढ़ा दिया, एंड कॉम्प्लीमेंट्री है, बिना उसके मैं पिज्जा बना ही नहीं सकती। तो मान लीजिए कि या पिज्जा की जो केचप है या कोई भी जो मुझे पिज्जा बनाने के लिए जरूरी चीज चाहिए होती है वो महंगी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, पिज्जा बेस महंगा हो जाता है, तो आप बताइए पिज्जा की डिमांड मार्केट में कम होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। क्यों? अगर पिज्जा बेस महंगा होगा तो मुझे पिज्जा का प्राइस बढ़ाना पड़ेगा, जिस वजह से लोग डिमांड क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड यानी उससे जुड़ी हुई चीज महंगी हो जाएगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिमांड कम करनी पड़ेगी। और अगर पिज्जा बेस सस्ता हो जाए तो मैं भी कस्टमर को सस्ते में प्रोवाइड करूंगी और मेरे पिज्जा की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यहां कैसा रिलेशनशिप आपको देखने को मिल रहा है? इनवर्स रिलेशनशिप, दैट मीन्स नेगेटिव रिलेशनशिप। तो ये था आपके पास सेकेंड पॉइंट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास आता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब इनकम में भी डियर दो तरीके की इनकम की हम बात करेंगे, नॉमिनल इनकम होती है, एक रियल इनकम होती है। ये क्या होता है भाई? जो मॉनेटरी इनकम होती है मनी टर्म्स में, उसको बोलते हैं नॉमिनल इनकम। रियल इनकम क्या होती है? आपकी परचेजिंग पावर, यानी खरीदने की क्षमता। जब तक आपकी रियल इनकम नहीं बढ़ती डियर, तब तक डिमांड नहीं बढ़ती। कई लोग क्या लिख देते हैं, व्हेन इनकम इंक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस, व्हेन इनकम इंक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस। और ये सही भी लगता है एक बार को देखकर, हाँ ठीक तो है, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी। पर मेरा एक सवाल है आप लोगों से, फॉर एग्जाम्पल आप एक कंपनी में काम करते हैं, आप 30,000 रुपए सैलरी लेते हैं पर मंथ, ठीक है जी, और आपको मार्केट में एक प्रोडक्ट अभी फिलहाल 30 रुपए का मिलता है। अब क्या हुआ, आपकी सैलरी 40,000 रुपए कर दी गई है पर मंथ, लेकिन वो जो प्रोडक्ट है मार्केट में वो भी अब से 40 रुपए का हो गया। यानी जितना आपकी सैलरी में इंक्रीज करा गया, मार्केट में उतना इन्फ्लेशन भी बढ़ गया। अब आप मुझे बताइए, क्या वाकई में आपकी सैलरी बढ़ने पर आप डिमांड ज्यादा कर पाए? नहीं। यहां आपकी परचेसिंग पावर तो बढ़ी ही नहीं।
इसे कहते हैं नॉमिनल इनकम का बढ़ना। यानी आपकी दिखने में तो सैलरी बढ़ गई, लेकिन सर वाकई में तो आप खरीद ही नहीं पा रहे। तो जब तक आपकी रियल इनकम इंक्रीज नहीं होती तब तक आप डिमांड नहीं बढ़ा सकते। तो आपका सवाल ये होगा क्या मैम कि अगर कभी भी सैलरी इंक्रीज हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी रियल इनकम बढ़ेगी। बिल्कुल, अगर ऐसा होता, दिस इज सिचुएशन 1 जिसमें आपकी रियल इनकम नहीं बढ़ी। यहां पर क्या हुआ, नॉमिनल इनकम तो बढ़ी लेकिन आपकी रियल इनकम नहीं बढ़ी, और जब तक रियल इनकम नहीं बढ़ती डिमांड नहीं बढ़ सकती। दूसरी सिचुएशन में आपके सामने डिस्कस करूंगी कि अगर आपकी सैलरी थी 30,000 रुपए और वो प्रोडक्ट 30 रुपए का मिलता था, और अब आपकी सैलरी हो गई 40,000 रुपए और वो प्रोडक्ट अभी भी 30 रुपए का है, तो वाक्य में आपकी नॉमिनल इनकम तो बढ़ी, यानी आपकी सैलरी तो बढ़ी और आपकी खरीदने की क्षमता भी बढ़ी। ऐसे केस में जब तक ये वाला टिक नहीं होगा आप डिमांड नहीं बढ़ा सकते। अब बढ़ेगी आपकी डिमांड, अब कोई दिक्कत नहीं है, यहां बढ़ेगी आपकी डिमांड। सी, अगर आपका प्रोडक्ट 30,000, सॉरी आपकी सैलरी 30,000 की थी, वो प्रोडक्ट 30 रुपए का मिल रहा था मार्केट में, अभी भी आपकी सैलरी 30,000 रुपए की और वो प्रोडक्ट मार्केट में 25 रुपए का हो गया। यहां पर आपकी नॉमिनल इनकम नहीं बढ़ी बट फिर भी आपकी रियल इनकम बढ़ गई, आप देख सकते हो, क्योंकि प्राइजेस कम हो गए। तो नॉमिनल इनकम पर डिपेंड नहीं करता, आप देख सकते हैं नॉमिनल इनकम पे नहीं डिपेंड करता। यहां नॉमिनल इनकम बढ़ी फिर भी आपकी खरीदने की क्षमता नहीं बढ़ी, और यहां नॉमिनल इनकम नहीं बढ़ी यानी आपकी सैलरी नहीं बढ़ी, स्टिल आप पहले से ज्यादा परचेज कर पा रहे हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, रियल इनकम, यानी रियल टर्म में आपका पैसा यानी आपकी खरीदने की क्षमता बढ़ेगी तभी आप डिमांड ज्यादा कर पाएंगे। तो मैं आपको यही बोलूंगी कि जब आप ये पॉइंट मेंशन करते हैं तो आप ऐसे लिखिए, व्हेन रियल इनकम ऑफ द कस्टमर इंक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस, रियल इनकम इंक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस, रियल इनकम डिक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस। ये आपको मेंशन करना चाहिए रादर देन सिंपल राइटिंग इनकम इंक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस। इनकम में दो इनकम आ जाएगी, नॉमिनल इनकम। तो मैंने आपको केसेस समझाए, आई होप आपको वो केसेस की वजह से क्लियर हो जाएगा कि सिर्फ नॉमिनल इनकम मतलब सैलरी के बढ़ने से आपकी खरीदने की क्षमता बढ़े, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है जी, तो आपने क्या शब्द मेंशन करना है, व्हेन रियल इनकम इंक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस, व्हेन रियल इनकम डिक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस। ठीक है जी, तो कैसा रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है, डायरेक्ट रिलेशनशिप इनकम और डिमांड के बीच में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। दिस इज ऑल्सो द इंपॉर्टेंट थिंग जो एक कस्टमर की डिमांड को अफेक्ट करती है। किसी भी चीज को लेकर अगर आपका टेस्ट बहुत फेवरेबल हो जाए, लाइक आपको बहुत ज्यादा पसंद आने लग जाए वो चीज, तो ऐसे केस में क्या होता है, आप उसकी डिमांड क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई भी मान लीजिए मुझे डोमिनोज का कोई भी पर्टिकुलर पिज्जा बहुत ज्यादा पसंद आने लग गया, या फिर मुझे कोई बर्गर जो है डोमिनोज ने अभी निकाला है और वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आने लग गया, तो जब भी मुझसे पूछा जाता है क्या खाओगी, तो मैं कहती हूँ भाई मुझे तो डोमिनोज की वही गार्लिक ब्रेड खानी है, या वही पिज्जा खाना है, या वही बर्गर खाना है। तो डिमांड मेरी फेवरेबल हो चुकी है। तो जब डिमांड फेवरेबल हो जाती है, नहीं अगर मेरा टेस्ट उस चीज के लिए फेवरेबल हो गया, तो उस पर्टिकुलर चीज की डिमांड में क्या कर देती हूँ, इंक्रीज कर देती हूँ। तो यहां पर आप कैसे लिखेंगे, इफ टेस्ट एंड प्रेफरेंस बिकम फेवरेबल टू एनी कमोडिटी इट्स डिमांड इंक्रीजेस। दोबारा, इफ टेस्ट एंड प्रेफरेंस फॉर एनी कमोडिटी बिकम फेवरेबल इट्स डिमांड इंक्रीजेस, एंड वाइस वर्सा। अगर किसी भी चीज को लेकर मेरी डिमांड अनफेवरेबल हो चुकी है, यानी मेरा टेस्ट उसको लेकर बहुत खा लिया यार, अब मेरा मन नहीं करता, बहुत बोर सा हो गया है, तो ऐसे केस में आपकी डिमांड क्या हो जाएगी, उसके लिए डिक्रीज हो जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब मैकडी स्टार्टिंग में आया था तो उसका आलू टिक्की बर्गर बहुत फेमस था, लोगों को बहुत पसंद था, और लोग जब भी जाते थे यार आलू टिक्की बर्गर, डिमांड बढ़ जाती थी, फेवरेबल हो गया था। लेकिन अब बहुत सारी वैरायटीज आ चुकी हैं, आपको पता है बर्गर किंग है, बर्गर क्लब है, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस बर्गर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लोगों को सिर्फ आलू टिक्की बर्गर के अलावा कुछ और भी चाहिए। तो इसीलिए मैकडी लगातार कुछ ना कुछ और निकाल रहा है आपके पास, मैकडॉनल्ड। तो जैसे ही आपका टेस्ट अनफेवरेबल हुआ, आपने डिमांड क्या कर दिया, कम कर दिया, राइट। चलिए फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस। इसमें क्या है कि अगर किसी भी कमोडिटी को लेकर आपको ये डाउट हो रहा है कि फ्यूचर में उसका प्राइस डिक्रीज होने वाला है, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिवाली आने वाली है और आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक आइटम सस्ती हो जाएंगी फ्यूचर में, तो अभी फिलहाल आप उन चीजों की डिमांड भी क्या कर देंगे, कम, क्योंकि अगर फ्यूचर में सस्ती होंगी तो फ्यूचर में खरीदेंगे ना। हम कब की डिमांड बात कर रहे हैं, हम अभी प्रेजेंट सिनेरियो की बात कर रहे हैं। तो अगर फ्यूचर में आपको लग रहा है प्राइस कम होने वाला है, तो अभी फिलहाल आप डिमांड क्या कर देंगे, कम कर देंगे। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में इन चीजों का प्राइस बढ़ जाएगा, जैसे कहीं से सुनने में न्यूज आई कि प्याज पीछे से कम आ गया और प्याज महंगा होने लग जाएगा, तो लोग अभी उसकी डिमांड क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, यानी उसका स्टॉक करके रखना शुरू कर देंगे। दैट इज व्हाट फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ अ
प्राइस। ठीक है, तो डियर ये आपके पास 5 पॉइंट्स हैं। ये 5 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। आपके पास डिमांड को एक्चुअली 2 कैटेगरी में डिवाइड करा गया, दैट इज इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। क्या फर्क है ये इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड में? अगर हम बात करें सिर्फ एक कस्टमर के डिमांड की, उसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड। और अगर हम एक से ज्यादा कस्टमर्स ले लें, लाइक 3-4 कस्टमर्स ले लें या ग्रुप ऑफ कस्टमर्स ले लें, उसको बोलते हैं मार्केट डिमांड। ठीक है, तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो क्या मैम डेफिनेशन में कोई फर्क आएगा? बिल्कुल जरा सा फर्क। जैसे मान लीजिए डिमांड है और हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल डिमांड की, तो डेफिनेशन होगी इंडिविजुअल डिमांड इज अ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट अ पॉसिबल प्राइस एट अ पॉसिबल टाइम। ठीक है, एट अ पर्टिकुलर टाइम। अगर ये चीज मार्केट डिमांड हो, क्या करना है ध्यान से सुनना, मार्केट डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट ऑल कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट अ पर्टिकुलर प्राइस एट अ पर्टिकुलर टाइम। यानी सिर्फ मार्केट डिमांड के केस में आपके पास एक से ज्यादा कस्टमर्स हो जाते हैं काउंटिंग के अंदर। ठीक है, अब कई बच्चों को लगने लगता है कि अगर हम ऑल कस्टमर्स लिख रहे हैं तो फिर तो ये मैक्रो हो गया, ये माइक्रो कैसे हो सकता है? क्योंकि हमने माइक्रो और मैक्रो में यही डिफरेंस पढ़ा है कि मैक्रो में सब लोग आ जाते हैं। देखिए डियर मेरी एक बात ध्यान से सुनिएगा, जब तक होल कंट्री की बात नहीं होती तब तक मैक्रो नहीं आता। ठीक है ना, जब आप 50 कस्टमर्स की बात करो या 30 कस्टमर्स की बात करो, इट इज नॉट मैक्रो। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट ऑल कस्टमर्स इन योर इकोनॉमी देन इट इज अ मैक्रो। तो हमने यहाँ ये नहीं लिखा कि सारे कस्टमर्स पूरी इकोनॉमी के, हो सकता है एक पर्टिकुलर मार्केट के हम कस्टमर्स की बात कर रहे हैं 50 कस्टमर या 60 कस्टमर्स, तो इसको बोला जाता है मार्केट डिमांड। ठीक है, तो डिमांड आपको क्लियर करा था, डिमांड क्या होता है? डिमांड के 2 टाइप हैं, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। जब हम सिर्फ एक कस्टमर के डिमांड के बारे में बात करेंगे तो वो इंडिविजुअल डिमांड है, और जब हम 5-7 कस्टमर्स या ग्रुप ऑफ कस्टमर्स की बात करेंगे दैट इज नोन एज मार्केट डिमांड। डेफिनेशन में क्या फर्क है? इंडिविजुअल डिमांड में ए आया है और जैसे ही मार्केट डिमांड होगी यहां पर आपने ऑल कंज्यूमर्स आर विलिंग लिखना है, इसके अलावा कोई चेंज नहीं है डेफिनेशन में। हाँ, अब आपके पास पेपर में क्वेश्चन आए व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, तो आप 5 स्टार्टिंग के लिख देना, या जो हम आपके साथ 8 डिस्कस करेंगे उनमें से कोई भी लिख देना, 5 या 6 जो भी आपका मन करे। लेकिन अगर पेपर में आए व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड, तो फिर जो हमने आपके साथ 5 डिस्कस करे हैं उन्हीं में से आपको लिखना है, जो हम बाकी के 3 डिस्कस करेंगे वो नहीं लिखने। समझ में आ गई? इंडिविजुअल डिमांड अगर आपसे पूछा है तो स्टार्टिंग के सिर्फ 5, लेकिन अगर आपसे पूछा व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग मार्केट डिमांड, तो आप इन 8 में से कोई भी लिख सकते हैं। इज इट ओके? तो आप ये कह सकते हैं कि इंडिविजुअल डिमांड के सिर्फ ये 5 ही फैक्टर्स हैं अफेक्ट करने वाले, लेकिन अगर आप मार्केट डिमांड की बात करते हैं तो 3 पॉइंट्स आपके पास और ऐड हो गए यहां पर, दैट इज साइज ऑफ पॉपुलेशन। अगर मान लीजिए मैं एक ऐसे एरिया में शॉप खोलती हूँ जहां पर थोड़े कम लोग रहते हैं, और दूसरी जगह मेरी एक और शॉप खोलती हूँ, या मेरा ब्रदर शॉप खोल लेता है, वहां पर थोड़े ज्यादा लोग रहते हैं, पॉपुलेशन थोड़ी ज्यादा है। आप बताइए मेरे प्रोडक्ट की डिमांड कहाँ ज्यादा होगी? जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है। तो अगर आपके पास पॉपुलेशन ज्यादा हो तो डिमांड क्या होती है? ज्यादा। और अगर आपके पास पॉपुलेशन कम हो जाए तो डिमांड भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। डायरेक्ट रिलेशनशिप है यहाँ पर, बहुत इजी पॉइंट है। उसके बाद सीजन, किसी भी चीज का, कोई भी कमोडिटी का अगर पीक सीजन आ जाए तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है डियर? बढ़ जाती है। और किसी भी चीज का अगर ऑफ सीजन आ जाए तो डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो बहुत नॉर्मल सी चीजें हैं। अगर किसी भी चीज का पीक सीजन आ गया, फॉर एग्जाम्पल अभी दिवाली का टाइम आने वाला है तो मिठाइयों की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और ऑफ सीजन हो जाएगा, खैर मिठाइयां तो ऑफ इतनी ज्यादा नहीं होती, बट स्टिल आपके पास उनकी डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब अगर बारिशों का टाइम है तो अम्ब्रेला की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। और अगर आपके पास बारिशों का टाइम नहीं है तो ऐसे केस में अम्ब्रेला की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो पीक सीजन में डिमांड बढ़ जाती है, ऑफ सीजन में डिमांड कम हो जाती है। उसके बाद 8th और अच्छा पॉइंट मुझे लगता है दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जो हमारी कंट्री की भी प्रॉब्लम है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब है रिच और पुअर के बीच का गैप। हमारी कंट्री में ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है, कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा गरीब हैं, इसे बोलते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है। और अगर हम बाहर की कंट्रीज की बात करें तो कहा जाता है कि वहां इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, यानी मोर और लेस सब बराबर बराबर कमा लेते हैं, बहुत ज्यादा अमीर बहुत ज्यादा गरीब ऐसी वाली बात नहीं है। तो इसी वजह से कहां पर डिमांड ज्यादा होती है? अब एक मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूं। मैंने फिर से एक शॉप खोली एक सोसाइटी के बाहर,
उस सोसाइटी में ना ज्यादातर हस्बैंड वाइफ वर्किंग है, हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं और सब लोग यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब लोग काम करते हैं, ठीक है, हस्बैंड वाइफ मिलकर काम करते हैं। यहाँ मैंने एक शॉप खोली, ठीक है। और एक और सोसाइटी है जहां पर ऐसा है कि पूरी फैमिली का गुजारा चलाने के लिए ऐसा उनका थॉट प्रोसेस है कि सिर्फ जो घर का जेंट्स है वही कमाएगा, लेडीज नहीं कमाती हैं। और कुछ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ अर्न नहीं करते हैं और उनके जो बच्चे हैं उन्हें बाहर से पैसा भेजते हैं, कुछ भी रीजन समझ लीजिए, यानी सब लोग नहीं कमाते। यानी यहाँ पर आप मान लीजिए एक ऐसा एरिया है जहां पर थोड़े से पुअर लोग भी रहते हैं, गरीब लोग भी रहते हैं और थोड़े से अमीर लोग भी रहते हैं। यहाँ पर बेसिकली इस जगह पर कौन से लोग हैं, यहाँ पर इनको सर्वेंट्स चाहिए होते हैं, तो सर्वेंट्स वगैरह भी हैं यहाँ पर। और यहाँ पर मैंने अपनी शॉप खोल ली। अब आप मुझे बताइए, यहाँ पर सब लोग वेल एजुकेटेड हैं, सब लोग अपना काम कर रहे हैं, सब लोग अपना खुद ही काम करते हैं, कोई सर्वेंट क्लास नहीं है, सब लोग अपने घर का काम भी करते भी हैं, कमाते भी हैं। सब यहाँ पे मान लीजिए कि आपके पास 50 हाउसेज हैं, ठीक है। और यहां पर मान लेते हैं कि आपके पास 70 हाउसेज हैं, लेकिन उसमें से 30 हाउसेज जो हैं वो कहीं ना कहीं उन सर्वेंट क्वार्टर्स प्रोवाइड करे गए हैं इन रिच फैमिलीज के द्वारा। और यहाँ पर जो रिच फैमिलीज हैं इनमें क्या है कि आपके पास जो बॉयज हैं वही कमाते हैं, गर्ल्स को नहीं अलाउ करा जाता, राइट। अब मैंने यहाँ पर किसी भी चीज की पर्टिकुलर शॉप खोल ली, क्या लगता है आपको कहां पर मेरे प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होगी? यहाँ पर। आप कहेंगे नहीं यहाँ पर क्योंकि 70 फैमिलीज है, बेशक 70 फैमिलीज हैं डियर, बट आपके पास ये देखिए यहाँ पर पुअर और रिच का जो गैप है वो भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली 40 लोग ऐसे हैं जो रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, 30 नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इनकम का, बहुत रिच बहुत पुअर इस तरीके का केस होता है, तो आपके पास डिमांड कंपैरेटिवली कम होती है। और अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इनकम का तो वहां पर सब लोग डिमांड कर पा रहे हैं, यानी यहाँ पे 50 घर हैं तो 50 के 50 घर डिमांड कर पा रहे हैं और ज्यादा डिमांड होगी कंपैरेटिवली। तो ये पॉइंट्स है डियर आपके पास जो आपको ये समझाएंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे एक शेयर जरूर करिए, चाहे वो फेसबुक है चाहे किसी भी तरीके से, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि हम इस तरीके की वीडियोस आप लोगों के लिए और बनाएं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।